बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 प्रायिकता। भाग 1 में हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा इस अध्याय के नाम का अर्थ, इस अध्याय में काम आने वाले शब्दों की परिभाषाएं और सूत्र। आपको बच्चों अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है, हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराकर याद भी करना है। आइए शुरू करते हैं अध्याय 15 प्रायिकता। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक शब्द समझना होगा जिसका नाम है यादृच्छिक प्रयोग। अंग्रेजी में बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो प्रयोग शब्द से तो हम परिचित हैं, हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, लेकिन यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है बच्चों? देखिए, एक ऐसा प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है जिसके सभी संभव परिणाम हमें पहले से ही ज्ञात होते हैं, लेकिन हमें कौन सा परिणाम प्राप्त होगा, उस प्रयोग को करने पर हमें कौन सा परिणाम प्राप्त होगा, इसका हम निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगा सकते। बात को समझिए, प्रयोग जब हम करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं ये हमें पहले से ही पता है, लेकिन कौन सा रिजल्ट हमारे लिए आएगा वो हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रयोग को हम कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, एक प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है यदि पहली शर्त सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो और दूसरी शर्त किसी विशेष परिणाम का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके। ठीक है, इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए बच्चों हम लेते हैं कुछ यादृच्छिक प्रयोग के उदाहरण। देखिए, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं सिक्के को उछालना। जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उछालने पर संभावित परिणाम हमें ज्ञात होते हैं पहले से ही। हम सिक्के को उछालेंगे तो हमें पता है हमें या तो चित्त मिलेगा या तो पट मिलेगा, हेड या टेल में से ही कोई एक रिजल्ट हमें मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या हम निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये इस प्रकार का प्रयोग सिक्के को उछालना क्या है? एक यादृच्छिक प्रयोग है। पासे को फेंकना। पासे को फेंकने पर सभी संभावित परिणाम हमें पहले से ही ज्ञात है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये 6 संभावित परिणाम हो सकते हैं। क्या हम निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि कौन सा वाला परिणाम हमें प्राप्त होगा? किसी एक विशेष परिणाम के प्राप्त होने का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जबकि सभी संभव परिणाम हमें ज्ञात है। तो ये अभिप्रयोग जो है, पासे को फेंकना जो प्रयोग है, ये कैसा प्रयोग है? ये यादृच्छिक प्रयोग है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालना। हमें पता है 52 जो पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में से, उन्हीं में से कोई एक पत्ता निकलने वाला है। सभी संभावित परिणामों की संख्या यहाँ 52 है, उन्हीं में से कोई एक पत्ता निकलेगा। कौन सा निकलेगा हम निश्चित रूप से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, निश्चित रूप से अनुमान लगाकर नहीं बता सकते कि 52 में से कौन सा पत्ता निकलेगा। तो ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालना क्या हो गया? एक यादृच्छिक प्रयोग हो गया। इसी प्रकार किसी बक्से से बिना देखे गेंद चुनना, ये भी क्या है बच्चों? एक यादृच्छिक प्रयोग है, क्योंकि आपको पता होगा कि बक्से में जो चीज़ रखी है, जो गेंदें रखी है, उन्हीं में से एक गेंद निकलने वाली है। कौन सी वाली निकलेगी ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते अगर हमने बिना देखे गेंद चुनी है तो यादृच्छिक प्रयोग की परिभाषा और ये उदाहरण आप लिख लीजिए और आपको ये याद भी होने चाहिए। अगर आपको प्रायिकता को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होता है बच्चों यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। समझ में आ गया यादृच्छिक प्रयोग? फिर अगली परिभाषा देखिए, अभिप्रयोग एवं घटना, ट्रायल एंड इवेंट। देखिए, यादृच्छिक प्रयोग ही क्या होता है? अभिप्रयोग होता है। अगर कोई प्रयोग ऐसा है जिसके कई संभावित परिणाम हैं और उनमें से कोई एक परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है, तो फिर ऐसे यादृच्छिक प्रयोग को हम एक अभिप्रयोग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
अगर कोई ऐसा प्रयोग है जिसके कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के प्रयोग को हम एक अभिप्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अभिप्रयोग कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिखिए, किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग, यहाँ प्रयोग मैंने लिखा है लेकिन आपको शब्द काम में लेना है यादृच्छिक प्रयोग, जिसके कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, एक अभिप्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? एक अभिप्रयोग कहलाता है। तो अभिप्रयोग कुछ नहीं है बच्चों, यादृच्छिक प्रयोग को ही हम अभिप्रयोग कहते हैं। जितनी बार यादृच्छिक प्रयोग करा जाएगा उसे उतने अभिप्रयोग कहे जाएंगे। किसी यादृच्छिक प्रयोग, जैसे कि आपने सिक्के को एक बार उछाला है तो ये एक अभिप्रयोग हो गया। सिक्के को आपने 2 बार उछाला है तो ये 2 अभिप्रयोग हो गए। 50 बार उछाला है तो अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक है। फिर देखिए घटना। किसी अभिप्रयोग के संभावित परिणाम एक घटना कहलाता है। देखिए किसी भी अभिप्रयोग के जो संभावित परिणाम हैं, चाहे से वो एक परिणाम हो, 2 परिणाम हो या ज्यादा परिणाम हो, क्या कहलाता है? घटना कहलाता है, इवेंट कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। देखिए उदाहरण के लिए सबसे पहले देखिए, एक सिक्के को उछालना क्या है? एक अभिप्रयोग है। एक सिक्के को उछालना, एक बार उछालना एक अभिप्रयोग है, 2 बार उछालना 2 अभिप्रयोग है। ठीक है। चित या पट आना, ये क्या है? एक घटना है। देखिए परिणाम जो आपको प्राप्त होते हैं, एक परिणाम, 2 परिणाम या जितने भी परिणाम आपको प्राप्त होते हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? एक घटना कहते हैं। घटना के अंदर एक परिणाम भी शामिल किया जा सकता है, 2 परिणाम भी शामिल किए जा सकते हैं या 2 से ज्यादा परिणाम भी शामिल किए जा सकते हैं। देखिए 2 सिक्के उछालना क्या है? एक अभिप्रयोग है। एक सिक्के को 2 बार उछालना 2 अभिप्रयोग है बच्चों, लेकिन 2 सिक्कों को एक साथ उछालना एक ही अभिप्रयोग है। जब आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल। तो इस प्रकार के ये कुल 4 परिणाम आपके पास प्राप्त होते हैं, जिनमें से प्रत्येक परिणाम एक घटना है और एक से ज्यादा को मिलाकर भी अगर हम लिखें तो भी वो है एक घटना है। 2 पट आना क्या है? एक घटना है। एक चित तथा एक पट आना, ये भी क्या है? एक घटना है। इस घटना के अंदर केवल एक ही परिणाम है बच्चों। देखो टेल टेल, ये एक ही परिणाम है इस घटना के अंदर, लेकिन इस घटना के अंदर 2 परिणाम है। कौन कौन से? हेड टेल और टेल हेड। इन दोनों ही परिणामों के प्राप्त होने पर हम कहेंगे कि हमें एक हेड और एक टेल प्राप्त हुआ है। तो किसी घटना के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही परिणाम हो, एक से ज्यादा परिणाम भी हो सकते हैं। कई परिणामों को मिलाकर भी हम एक घटना कहते हैं। ठीक है। किसी परीक्षार्थी का परीक्षा में बैठना एक अभिप्रयोग है। उसका पास होना, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना क्या है? एक घटना है। क्योंकि परीक्षा में बैठेंगे तो 2 रिजल्ट पॉसिबल हैं, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा। तो पास होना या फेल होना क्या है? एक घटना है। जबकि अभिप्रयोग क्या था? परीक्षा में बैठना। तो एक अभिप्रयोग होता है और फिर उसके कई संभावित परिणाम होते हैं। उन संभावित परिणामों में से एक या अधिक को मिलाकर हम एक घटना बोलते हैं। अभिप्रयोग और घटना की परिभाषा में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रश्न हल करेंगे बच्चों, उदाहरण जब हम हल करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा अभिप्रयोग हो रहा है, इस अभिप्रयोग के कुल संभावित परिणाम कौन से हैं, किस घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, इस घटना के संदर्भ में कौन कौन से परिणाम इसके पक्ष में हैं और कौन से इसके विपक्ष में हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों से डील करने के लिए आपको ये परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए। आप उन प्रश्नों का जवाब तभी दे पाएंगे जब उन शब्दों की परिभाषाएं आपको आएंगी। नोट कर लीजिए इसे भी। और फिर देखिए अगला शब्द।
अगली परिभाषा जो हम देखने वाले हैं बच्चों वो है निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ केसेस। निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं क्या होती हैं? देखिए, किसी अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम निशेष घटनाएं कहलाती हैं। किसी अभिप्रयोग के जितने भी संभावित परिणाम हैं उन सब को हम कहते हैं निशेष घटनाएं। क्या कहते हैं? निशेष घटनाएं। समझिए, एक या अधिक परिणाम मिलाएंगे तो घटनाएं, ठीक है, लेकिन सारे ही परिणामों को अगर हम एक जगह देखेंगे तो उन सभी परिणामों को मिलाकर हम बोलेंगे निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं। उदाहरण के माध्यम से समझिए, सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी होती हैं? दो कुल स्थितियां होती हैं, कुल 2 परिणाम होते हैं। निशेष घटनाएं 2 हैं, हेड या टेल। एक पासे को उछालने पर कुल स्थितियां निशेष घटनाएं 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए, मैं समझाता हूं आपको। पासे को उछाला, पासे को फेंकना या उछालना, फेंकना, जितनी बार फेंकोगे उतने अभिप्रयोग, उतने अभिप्रयोग, ठीक है। सम अंक आना, सम अंक आना, अच्छा, और क्या क्या आ सकता है? सभी संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणाम। तो सभी संभावित परिणाम तो क्या है? 1 2 3 4 5 6। इन सभी संभावित परिणामों को तो बोलेंगे कुल निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां या कुल परिणाम। अब मैंने लिखा सम अंक आना, तो इसके अंदर तो क्या आएगा? 2 आए, 4 आए, 6 आए, तो ये 3 परिणाम इसके पक्ष में हैं सम अंक के, तो इसे हम बोलेंगे घटना। अब आप इस बात को समझिए जो मैं कहने जा रहा हूं। कुल निशेष घटनाओं में से कुछ घटनाओं को ले लेते हैं, कुल निशेष परिणामों में से कुछ परिणामों को ले लेते हैं तो एक घटना कहलाती है। जितने भी परिणाम हैं सबको मिला के क्या बोलते हैं? कुल निशेष घटनाएं, कुल घटनाएं, निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट, टोटल नंबर ऑफ केसेस, कुल परिणाम। इस तरीके से ये शब्द हम काम में लेते हैं किसके लिए? सभी संभावित परिणामों के लिए। अब इन सभी संभावित परिणामों में से एक या अधिक को लेकर क्या बनाई जाती है? घटना बनाई जाती है। जैसे कि 2 4 और 6 को लूंगा तो ये कैसी घटना है? सम अंक आना, पासे को फेंकने पर सम अंक आना, ये एक घटना है। पासे को फेंकना एक अभिप्रयोग है, 2 बार फेंकोगे आप, 2 अभिप्रयोग है। ये किस प्रकार के अभिप्रयोग हैं? यादृच्छिक अभिप्रयोग है। क्यों है यादृच्छिक अभिप्रयोग? क्योंकि हमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात है, कौन से वाला परिणाम प्राप्त होगा इसका हम निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगा सकते। इन सब चीजों को आपको समझना होगा बच्चों। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ही आपको अध्याय में आगे बढ़ना चाहिए। इन परिभाषाओं को क्लियर करते चलिए और अध्याय में आगे बढ़िए मेरे साथ। देखिए, निशेष घटनाएं समझ में आ गई आपको। उसके बाद में अनुकूल घटनाएं या स्थितियां या परिणाम। अनुकूल स्थितियां, अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं? किसी अभिप्रयोग की कुल निशेष स्थितियों में से वे स्थितियां या घटनाएं जो किसी विशेष घटना के घटित होने के पक्ष में हो, अनुकूल घटनाएं या स्थितियां या परिणाम कहलाती हैं। देखिए, आप जब भी कोई यादृच्छिक अभिप्रयोग करेंगे तो उसके कुल संभावित परिणाम क्या होंगे? कुल निशेष स्थितियां होंगी, कुल परिणाम होंगे। उन कुल परिणामों में से एक या अधिक को लेकर हम क्या बनाएंगे? एक घटना बनाएंगे। उस घटना के पक्ष में जितने भी परिणाम होंगे उन परिणामों को हम कहेंगे अनुकूल घटनाएं या अनुकूल स्थितियां। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करता हूं बच्चों। देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल घटनाएं हेड हेड,
टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, 4 घटनाएं प्राप्त होती हैं। तो निशेष घटनाएं कितनी हैं? 4। निशेष घटनाएं कितनी हैं? 4। दोनों बार चित आना, ये क्या है? एक घटना है। दोनों बार चित आना एक घटना है। उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं? दोनों बार हेड आने के पक्ष में सिर्फ ये एक परिणाम है। तो इसके दोनों बार चित या हेड आने के अनुकूल घटनाएं या स्थितियां कितनी हैं? एक ही घटना, एक ही परिणाम, हेड हेड ऐसा है जिस जो क्या है? अनुकूल है। किसके अनुकूल है? दोनों बार चित आने के अनुकूल है। आपको बात क्लियर हुई कि जब कोई अभिप्रयोग किया जाता है तो उसके सभी संभावित परिणामों को हम निशेष घटनाएं बोलते हैं, और किसी विशेष घटना के पक्ष में जितने परिणाम होते हैं उसको हम बोलते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल स्थितियां या अनुकूल घटनाएं। ठीक है। प्रायिकता की परिभाषा। अब देखिए बच्चों, हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब हम समझ सकते हैं इस अध्याय के नाम का अर्थ, इस अध्याय के नाम की परिभाषा। अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, घटना किसे कहते हैं, निशेष घटनाएं क्या होती हैं, अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं, तो हम समझ सकते हैं प्रायिकता की परिभाषा को। अगर हम साधारण शब्दों में समझे कि प्रायिकता क्या होती है, तो साधारण शब्दों में बच्चों प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना, चांसेस, संभावना, चांसेस। ठीक है। तो प्रायिकता का सीधा सा अर्थ तो क्या है? किसी भी घटना की होने या न होने की संभावना बताना ही प्रायिकता का अर्थ है। परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? यदि किसी अभिप्रयोग के कुल परिणाम n है तथा उनमें से m परिणाम किसी विशेष घटना E के अनुकूल हैं, तब घटना E के घटित होने की प्रायिकता को हम पहले तो समझिए P छोटे ब्रैकेट में E इस प्रकार से लिखकर व्यक्त करते हैं। किसी घटना A की प्रायिकता को कैसे व्यक्त करेंगे? P लिखेंगे और ब्रैकेट में A लिख देंगे। किसी घटना S के घटित होने की प्रायिकता को कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट S। कैसे लिखेंगे? P छोटे ब्रैकेट में S। तो किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? E के अनुकूल परिणाम बटे जो अभिप्रयोग किया जा रहा है उसके कुल निशेष परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल निशेष परिणामों का अनुपात ही क्या होता है बच्चों? घटना E की प्रायिकता होती है। प्रायिकता का सूत्र हो गया E की अनुकूल परिणाम बटे कुल निशेष परिणाम, यानी कि m बटे n। मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आपसे कोई पूछे किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता की परिभाषा दीजिए, या सिंपली कोई पूछे प्रायिकता किसे कहते हैं, परिभाषा लिखते हुए समझाइए, तो आपको लिखना है यदि किसी अभिप्रयोग में कुल परिणाम n है तथा उनमें से कुल परिणामों में से m परिणाम किसी विशेष घटना E के अनुकूल है, तब घटना E के घटित होने की प्रायिकता P बराबर होती है E के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर m बटे n। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये है प्रायिकता का सैद्धांतिक दृष्टिकोण। कैसा? सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सैद्धांतिक दृष्टिकोण ये है। हम प्रायिकता की, हम संभावनाओं की गणना कैसे करते हैं? किसी घटना के अनुकूल परिणामों का उस अभिप्रयोग के कुल परिणामों से अनुपात निकाल देते हैं। ये अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। नोट कीजिए बच्चों इसे और फिर बढ़िए आगे देखिए। एक इस बिंदु को समझिए, क्योंकि किसी भी अभिप्रयोग में किसी घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या उस अभिप्रयोग की सभी संभव घटनाओं या परिणामों से अधिक नहीं हो सकती है। अतः m का मान हमेशा ही n के मान से छोटा या बराबर हो सकता है। देखिए हमने क्या कहा प्रायिकता की परिभाषा में, यदि किसी अभिप्रयोग के कुल परिणाम n है तथा उनमें से, इन n में से ही m, तो जब आप n में से ही m चुनते हो तो n में से ज़्यादा तो नहीं चुन सकते। अगर आपके पास कुल परिणाम 10 है और 10 में से ही आपको चुनना है तो आप 10 में से 10 को चुन सकते हो, 11 को नहीं चुन सकते बच्चों। इसीलिए इस बिंदु को ध्यान दें कि इस m का मान हमेशा ही n से छोटा होता है।
और ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होती है, m/n होती है। हमने कहा ऊपर हमेशा ही छोटी संख्या रखी है और नीचे हमेशा ही बड़ी संख्या रखी है। इसका मतलब ये एक उचित भिन्न है। प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, एक उचित भिन्न होता है। आप भाग लगाएंगे तो ये हमेशा ही 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हमेशा ही क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 आ सकता है। कब, जब m और n बराबर हो, यानी n/n हो तब 1। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। नोट कर लीजिए। और फिर देखिए अगला बिंदु, क्योंकि किसी भी अभिप्रयोग में किसी घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या सदैव धनात्मक या शून्य हो सकती है। अगर हम देखें तो n में से कम 0 ही पक्ष में हो सकते हैं, ऋणात्मक में तो पक्ष में नहीं होंगे। अरे भाई, किसी भी घटना के पक्ष में अगर हम परिणाम देखें, कम से कम पक्ष में देखें तो क्या हो सकता है, कम से कम मान, m का कम से कम मान 0 हो सकता है, इससे कम तो कभी नहीं होगा। क्योंकि किसी भी अभिप्रयोग में किसी घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या सदैव धनात्मक या शून्य हो सकती है, तो m का मान धनात्मक होगा या शून्य हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कम से कम 0 तो होगी ही होगी या इससे ज़्यादा होगी। प्रायिकता का अधिक से अधिक मान अभी हमने देखा कितना हो सकता है, 1, और कम से कम मान कितना होता है, 0। हम कहते हैं प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो सकता है। प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों 0 हो सकता है। कब, जब एक भी परिणाम पक्ष में नहीं हो, m का मान 0 हो। हम आगे बिंदु में लिखेंगे किसी घटना ई के लिए प्रायिकता की परास निम्न होती है। ये परास का मतलब हो गया कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो प्रायिकता का कम से कम मान 0 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मान अधिक कितना हो सकता है, अधिक से अधिक मान 1 हो सकता है। तो प्रायिकता की परास हो गई 0 से लगाकर 1 तक। अगर किसी प्रश्न को हल करते समय आपके पास प्रायिकता का मान ऋणात्मक आ रहा है बच्चों, तो फिर समझ लीजिए आपने गलत किया है। अगर किसी प्रश्न को हल करने के दौरान प्रायिकता का मान अगर आपके पास 1 से अधिक आ रहा है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक आ रही है, तो भी आप समझ लीजिए कि आपने प्रश्न को क्या किया है, गलत किया है। प्रायिकता का मान 0 से 1 तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी घटना है जो असंभव है, क्या है, असंभव है, हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता होती है 0। और कोई ऐसी घटना है जो डेफिनेटली होगी, निश्चित घटना, उसे हम कहेंगे और उसकी प्रायिकता होगी हमेशा 1। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटना जिसकी घटित होने की प्रायिकता 0 हो उसको हम असंभव घटना कहते हैं, वो कभी घटित नहीं होगी। आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आपको लिखना है 0। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो उस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, असंभव घटना। ऐसा ही 1 के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो इस प्रकार की घटना खालिस्तान कहलाती है। तो खालिस्तान में आप क्या भरेंगे, आप बोलेंगे निश्चित घटना कहलाती है। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, खालिस्तान छोड़ देंगे, होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। समझ में आया। प्रायिकता की परास आपसे पूछा जा सकते हैं कि प्रायिकता की परास बताइए, तो आप लिखेंगे प्रायिकता की परास होती है 0 से 1 तक। या आप ऐसे लिख सकते हैं किसी घटना ई के लिए प्रायिकता की परास निम्न होती है 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जो PE है
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है उसका मान 0 से लेकर 1 तक हो सकता है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इन सभी बिंदुओं में। बढ़ जाइए बच्चों आगे। देखिए, यदि किसी यादृच्छिक अभिप्रयोग में कुल परिणामों की संख्या n तथा किसी घटना E के घटित होने के पक्ष में परिणामों की संख्या m है, तब घटना E के घटित न होने के पक्ष में परिणामों की संख्या n-m होगी। ये बिंदु तो आपने स्वतः ही समझ लिया होगा बच्चों। देखो कैसे भाई, कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम है n, इनमें से पक्ष में यानी कि अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम है m। तो जो बच गए यानी कि n-m ये अनुकूल नहीं होंगे, यानी कि ये क्या होंगे, प्रतिकूल परिणाम होंगे, प्रतिकूल होंगे, यानी कि घटना के घटित न होने के पक्ष में होंगे। घटना घटित होने के पक्ष में अगर m है तो उसके न घटित होने के पक्ष में n-m परिणाम होंगे। और किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता को हम Pe से दिखाते हैं बच्चों, और उसके घटित न होने की प्रायिकता के लिए हम इस E के ऊपर एक ऐसा चिन्ह बार लगा देते हैं। तो किसी घटना E के घटित न होने की प्रायिकता Pe बार, किसी घटना A के घटित न होने की प्रायिकता Pa बार होती है। ठीक है, तो बार लगाने का अर्थ आपको समझ में आ गया। कभी कभी आपको डैश भी लगा हुआ मिल सकता है, Pa डैश, इसका मतलब ये है A के घटित न होने की प्रायिकता। अच्छा, घटित न होने के अनुकूल परिणाम n-m, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो किसी घटना E के घटित न होने की प्रायिकता हो गई E के घटित न होने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इसे ही मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Pe बार बराबर, देखो n बटे n माइनस m बटे n लिख सकता हूं। यानी कि मैं लिख सकता हूं Pe बार बराबर 1 माइनस m बटे n, और m बटे n का मतलब क्या हो गया, E के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि E के घटित होने की प्रायिकता। तो यहां से आप लिख सकते हैं Pe बार बराबर 1 माइनस Pe, यानी कि उसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो मैं लिख सकता हूं Pe प्लस Pe बार बराबर कितना होगा, 1। हम कह सकते हैं किसी घटना E के लिए या किसी भी घटना के लिए उसके घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित न होने की प्रायिकता का योगफल सदैव कितना होता है, 1 होता है। इस बिंदु को नोट कीजिए। पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी घटना E के लिए उसके घटित होने और घटित न होने की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है, 1 होता है। किसी घटना के घटित होने तथा घटित न होने की प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है। ये बच्चों परिभाषाएं वो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए मैंने क्या क्या आपको बताया। प्रायिकता की परिभाषा मैंने आपको बताई कि किसी भी घटना E की घटित होने की प्रायिकता होती है उसके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम m बटे n। इस m का मान कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि प्रायिकता का मान अधिक से अधिक 1 हो सकता है, प्रायिकता का मान कम से कम 0 हो सकता है। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसे हम निश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है उसे हम असंभव घटना कहते हैं। प्रायिकता की परास जो होती है 0 से लेकर 1 तक होती है। किसी भी घटना के घटित होने और घटित न होने की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है, 1। तो ये कई सारे प्रश्न हो गए जो एक एक नंबर के आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में आपको। फिर देखिए बच्चों आगे कुछ और परिभाषाएं। प्रारंभिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट किसे कहेंगे। कोई यादृच्छिक प्रयोग आपने किया है, उससे संबंधित कई सारी घटनाएं हो सकती हैं, उनमें से किस घटना को हम प्रारंभिक घटना कहेंगे और किस घटना को हम प्रारंभिक घटना नहीं कहेंगे। देखिए बच्चों, प्रारंभिक घटना की परिभाषा लिखिएगा, किसी भी यादृच्छिक अभिप्रयोग की वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम होता है प्रारंभिक घटना कहलाती है।
उदाहरण के लिए किसी सिक्के को उछालना, तो जब आप किसी सिक्के को उछालते हो तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। उछालने पर चित आना एक क्या है, प्रारंभिक घटना है। तो चित आना, अगर मैं इस घटना का परिणाम देखूं, चित आना ये एक घटना है मेरे पास, चित आना, तो इसका सिर्फ एक ही परिणाम है, हेड। और उदाहरण देखिए, किसी पासे को उछालने पर संभावित परिणाम कितने हैं, ये 6 संभावित परिणाम है। और मैं बोलूं एक घटना में लिख रहा हूं सम अभाज्य अंक आना, सम अभाज्य अंक आना। तो सम अभाज्य अंक कौन कौन से हैं, सिर्फ यही 2 ही एक सम अभाज्य अंक है। तो इस घटना में एक ही परिणाम आ रहा है, इस घटना में भी एक ही परिणाम आ रहा है। इस प्रकार की ये जो घटनाएं हैं, इन घटना को हम बोलते हैं, इन घटनाओं को हम बोलते हैं प्रारंभिक घटना। जबकि अगर मैंने ये लिखा होता बच्चों सम अंक आना, जैसा कि उदाहरण में भी लिखा है सम अंक आना, तो सम अंक आना इस घटना के कौन कौन से परिणाम हैं, 2, 4 और 6, ये 3 ऐसे परिणाम हैं जो इस घटना में आएंगे। सम अंक आना ये घटना है, इसमें कौन कौन से परिणाम शामिल होंगे, 2 भी शामिल होगा, 4 भी और 6 भी, क्योंकि ये सभी सम अंक है। तो इसमें केवल एक ही परिणाम नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक प्रारंभिक घटना भी नहीं है। प्रारंभिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट, ऐसी घटना को बोलते हैं जिसके पक्ष में केवल एक ही परिणाम होता है। उदाहरण के लिए किसी सिक्के को उछालने पर चित आना एक प्रारंभिक घटना है, जबकि एक पासे को उछालने पर सम अंक आना एक प्रारंभिक घटना नहीं है। अगर आप किसी अभिप्रयोग से संबंधित सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल करते हैं, सुनिएगा फिर से, किसी भी यादृच्छिक अभिप्रयोग से संबंधित सभी प्रारंभिक घटनाओं का, यानी कि सारे एक एक परिणाम की प्रायिकताओं का जब हम योगफल करते हैं तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। उदाहरण के लिए समझो, हेड आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, दोनों को जोड़ो कितना जाएगा, 2/2 यानी 1 आ जाएगा। अच्छा, पासे को उछालने पर देखो, 1 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6, अंक 2 प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6, अंक 3 प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6। सारे अंक जब आप प्राप्त करेंगे तो यह आ जाएगा, देखो एक बार 1/6 और 1 अंक, 1 आने की प्रायिकता, 2 अंक आने की, 3, 4, 5, 6 अंक आने की प्रायिकता। जब इन सभी की प्रायिकताओं का योगफल आप करेंगे तो 6/6 कितना आ जाएगा, 1। किसी भी अभिप्रयोग से संबंधित जितने भी प्रारंभिक घटनाएं हैं, यानी कि जो ये सिंगल इवेंट है, इन सब की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है, 1। तो ये एक और प्रश्न हो गया जो 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, बताइए कि किसी भी यादृच्छिक अभिप्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है। तो आपको उत्तर में लिखना है 1, ठीक है ना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। सदैव कितना होता है, 1 होता है। प्रारंभिक घटना की परिभाषा में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। फिर देखिए अगली परिभाषा, समप्रायिक घटनाएं। किन घटनाओं को हम समप्रायिक घटना बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, ऐसी घटनाएं किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित वे घटनाएं या ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता समान होती है। 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता क्या हो, समान हो, समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, पासे को उछालोगे तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम आपके पास 6 हैं। सम अंक आने के पक्ष में कितने हैं, सम अंक आने के पक्ष में 3 परिणाम हैं, 2, 4, 6। प्रायिकता, सम अंक इवन अंक आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2 हो जाएगी। और विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक के पक्ष में कौन कौन से परिणाम हैं, 1, 3, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, विषम अंक आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ये दोनों
ये दोनों घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकताएं क्या हैं, समान हैं, इसलिए इन दोनों घटनाओं को हम बोलेंगे समप्रायिक घटनाएं। क्या बोलेंगे, समप्रायिक घटनाएं बोलेंगे। आ गई बात समझ में आपको समप्रायिक घटनाओं की। तो बच्चों आज हमने जो चर्चा की है वो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की है, प्रायिकता शब्द की परिभाषा की चर्चा की है, प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं उस सूत्र की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई है, आपने हर एक बात को नोट भी कर लिया है, अब आप दोहराएंगे भी और अच्छे से याद भी करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।